बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पटना से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी पीके शाही ने छोड़ा पद। पीके शाही ने पद छोड़ दिया है, इस वक्त की जानकारी मिल रही है। एडवोकेट जनरल का उन्होंने पद छोड़ा और स्वतः महाधिवक्ता का उन्होंने पद छोड़ा है। पीके शाही ने पद छोड़ दिया है। जल्द नए अधिवक्ता बनाए जाएंगे और तत्काल प्रभाव से ये पद उन्होंने छोड़ा है। रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिएगा। देखिए, पीके शाही बिहार सरकार के महाधिवक्ता रहे हैं और तब से जब से नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार संभाली 2005 में, तब से वो बड़ी करीबी रहे हैं और उन्हें बिहार का महाधिवक्ता बनाया। उसके बाद बिहार सरकार के तरफ से कोई भी केस हो, वो महाधिवक्ता के तौर पर जो है मजबूती से उसका पक्ष रखते रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे 2005 से लेकर के 10 तक जब सरकार थी, पहली सरकार, उस समय ये महाधिवक्ता बनाए गए। उसके बाद 2000 बाद में भी 23 में भी बनाए गए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज उन्होंने स्वतः जो है अपने पद जो है वो परित्याग कर दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है फॉर इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट जो है वो कल से शुरू होने वाली है और माना जा रहा है कि जल्द ही नए महाधिवक्ता के तौर पर किसी नए चेहरे को जो घोषणा है वो की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रवि। और देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। अधिवक्ता राजीव रंजन ने इस्तीफा दिया और लोक भवन को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 7 फरवरी 2020 को वो महाधिवक्ता बने थे। अजीत कुमार के इस्तीफे के बाद संभाला था उन्होंने पद और इस्तीफे के कारणों पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। संजय सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि किस वजह से ये इस्तीफा हुआ? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि उसमें देखिए एक परंपरा होती है कि नई सरकार जब बनती है तो नई सरकार बनने के बाद महाधिवक्ता जो होते हैं वो भी एक नई महत्वपूर्ण पद होता है। जो राज्य सरकार होती है वो महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं। तो राजीव रंजन जो थे पुरानी सरकार में भी थे। देखिए 2020 में ये महाधिवक्ता बने थे 7 फरवरी को। और जाहिर है कि 2024 में चुनाव हुआ तो 24 के चुनाव के बाद ये पदभार में थे। तो ऐसे में एक परंपरा होती है और जाहिर है कि जल्द ही जो है कि ये अभी जो जानकारी मिली कि उन्होंने अपना जो इस्तीफा जो है लोक भवन को सौंप दिया है। हाँ, जैसे ही आगे की जानकारी मिलती है कि राजभवन से जहां उनका इस्तीफा जो है स्वीकार करने के बाद जो राजभवन जो राज्य सरकार है उनके जो आगे की जो प्रक्रिया होती है नए महाधिवक्ता को नियुक्त करने की, वो प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। तो समझिए कि जब भी राज्य सरकार बनती है तो राज्य सरकार में जो पद होते हैं, कुछ ऐसे पद होते हैं जो महाधिवक्ता का जो मुख्य काम होता है वो झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार का जो पक्ष रखना होता है। क्योंकि ज्यादातर मामलों में जो पार्टी बनाए जाते हैं, क्योंकि कई केस ऐसे होते हैं राज्य सरकार ही पार्टी रहती है, नहीं प्रतिवादी रहती है। तो महाधिवक्ता का मुख्य काम होता है कि झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखना। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार बनती है तो महाधिवक्ता भी नियुक्त किए जाते हैं। तो 2020 में नियुक्त हुए तो 2024 में फिर नई सरकार बनी, तो तब से राजीव रंजन ही पदभार संभाल रहे थे। और जाहिर है कि राज्य सरकार जल्दी महाधिवक्ता के लिए नए चेहरा है उसको नियुक्त करेगी। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। उनका शव नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध स्थितियों में बरामद किया गया। घटना के बाद नेपाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। फैजल खान की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के साथ हुए विवाद के बाद रोशन आनंद और प्रिंस यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। प्रिंस यादव गिरफ्तारी के डर से नेपाल भाग गया था। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सहरसा के धमसेना गांव के रहने वाले प्रिंस यादव अपने बड़े भाई रोशन आनंद के साथ रहते थे। घटना के बाद से परिवार में शोक की लहर है। परिजन नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर के छोटे भाई की मौत मामले को लेकर छात्र नेता ने सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिल रही है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर है रोशन आनंद, 2 कोचिंग संस्थान के बीच के जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उस लड़ाई में पहले से
उनके ऊपर आरोप लगा, हत्या की साजिश हुई और वो पहले से जेल में बंद है। तो आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलती है कि उनके छोटे भाई यानी ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की हत्या हुई है या उनकी मृत्यु हुई है। दोनों बिंदुओं की जांच निष्पक्षतापूर्वक पटना पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार करे। उनकी सब अचानक से नेपाल में मिलती है। एक होटल के कमरे में अपने दोस्तों के साथ ठहरे थे और अचानक से इस तरह की खबरें आई है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भगवान से, ईश्वर से उनके परिवारजनों को सबल कामना प्रदान करें, उनको ढाढ़स बंधाए, इसकी कामना करते हैं और पटना प्रशासन से निष्पक्षतापूर्वक जांच करने की मांग करते हैं। और देखिए, इस बीच आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं। रोशन आनंद के भाई की मौत के बाद से अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। खान कोचिंग सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ज्ञान बिंदु के निदेशक हैं रोशन आनंद, जो कि जेल में बंद हैं, और उनके भाई को लेकर खबर आ रही है कि नेपाल में संदिग्ध स्थितियों में उनकी मौत हो गई है। मौत के पीछे वजह क्या है, अब हर एंगल से पुलिस इस मामले को खंगाल रही है। फिलहाल ये खबर आ रही है कि खान कोचिंग सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्ञान बिंदु के निदेशक हैं रोशन आनंद, और उनके भाई की मौत होने के बाद से स्थितियां खराब ना हो, इसको देखते हुए कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल में प्रिंस यादव की मौत हो गई है। आपको बता दें कि खान कोचिंग सेंटर पर जो पथराव हुआ था, उस मामले में प्रिंस यादव आरोपी रहा है। गिरफ्तारी के डर से वो भाग गया था नेपाल, और अब वहां पर देखिए मौत की खबर मिल रही है। धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, नेपाल में प्रिंस यादव की मौत हो गई है और अब इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर अब सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाए जा रहे हैं। जी, जिस तरह से राजधानी में कोचिंग विवाद होता है, प्रिंस यादव का एफआईआर में नाम होता है और फिर नेपाल में उनकी मौत होती है, इन तमाम मामलों को अगर जोड़कर देखा जाए तो अब जबकि जो खान सर है इस मामले में उनकी गिरफ्तारी टल चुकी है और जो रोशन आनंद है वो जेल में ही है, तो कहीं छात्रों के बीच आक्रोश न हो जाए, छात्र परेशान करें, इन सबको देखते हुए खान सर की कोचिंग के पास सुरक्षा को बढ़ा दी गई है कि छात्रों का कोई आक्रोश बेवजह इसमें नहीं हो, और बाकी तमाम जो मामले हैं पुलिस उस पर पैनी नजर रखे हुए। जी, और धर्मेंद्र, कहा जा रहा है कि खान कोचिंग पर जब पथराव हुआ था उस मामले में प्रिंस यादव आरोपी था और गिरफ्तारी के डर की वजह से वो नेपाल गया था। जी, कोचिंग विवाद में जिस तरह से रोशन आनंद ने की गिरफ्तारी हुई थी और ये जो प्रिंस यादव थे इनका भी नाम उस केस में था और ये फरार थे, और अब जबकि नेपाल में उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है, तो उस परिस्थिति को देखते हुए बिहार में भी और खास करके राजधानी में जो खान सर के कोचिंग है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है कि बेवजह छात्र परेशान न कर पावे। जी, और पटना पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान दिया गया? जी, इस तरह के अभी तक कोई बयान पटना पुलिस के द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। हाँ, पटना पुलिस इन तमाम जो मामले हुए हैं उस पर नजर बना के रखी है, और पर्पल पटना पुलिस की भी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस तमाम घटना पर नजर बना कर रखे हुए। जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पटना से ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं, जहां पर खान कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जितने भी सेंटर हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई है। और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर बीती रात जमकर बवाल हुआ, जो सुबह करीब 6 बजे तक चलता रहा। इस दौरान स्टेशन पर जमकर पथराव हुआ। पटना जोन के आईजी जितेंद्र राणा सहित कई अधिकारी जो मोर्चा संभाले हुए थे उन्हें भी चोट लगी। करीब 6 घंटे तक बवाल के बाद स्थिति सामान्य हो पाया। अब ट्रेनों का जो परिचालन है वो भी सामान्य हो चुका है। दरअसल मद्य निषेध विभाग की आज परीक्षा थी, जिसको लेकर भारी संख्या में अभ्यर्थी पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जुटे थे, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ने लगा। रेल ट्रैक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थी ट्रेनों के इंजन पर चढ़ गए। देखते ही देखते पथराव शुरू कर दिया गया और इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने वहां पर मोर्चा संभाला। पटना पुलिस भी एक्शन में आ गई। भारी संख्या में वहां पर अधिकारी पहुंच गए, जवान भी पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया गया। लगातार माइकिंग करते हुए समझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उग्र अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे।
तो पटना समेत बिहार के सभी जिलों में सिपाही भर्ती की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और ये परीक्षा 28 जुलाई तक चलने वाली है। 2 पाली में परीक्षा ली जा रही है और परीक्षा के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खुद पटना प्रक्षेत्र के आईजी जितेंद्र राणा परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण करते हुए देखे गए। सिपाही की परीक्षा चल रही है। जितेंद्र राणा खुद जो है वो सभी सेंटरों पे जा रहे हैं, वहाँ पे विधि व्यवस्था जो है उसको देख रहे हैं। और बताते चले कि कल रात भी जो है वो अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा था पाटलिपुत्र स्टेशन पे, जिसमें जितेंद्र राणा भी खुद घायल हुए थे। हालांकि फिर भी ये परीक्षा सेंटर्स का मुआयना करने निकले हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और अभी परीक्षा चल रही है? जितने भी सेंटर्स हैं पटना में, सभी के ऊपर में माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। सब जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से इस समय पे परीक्षा चल रही है और काफ़ी सेंटर्स का मैंने मुआयना किया है। बाकी सीनियर पदाधिकारी हैं हमारे, वो सब भी सब जगह पे भ्रमण करके जायजा ले रहे हैं। जगह शांतिपूर्ण परीक्षा, इसके पश्चात में जो दूसरी पाली की परीक्षा उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सर, जब एग्ज़ाम पहली पाली की समाप्त होगी तो अभ्यर्थी निकलेंगे, तो ऐसे में एहतियाती कदम क्या उठाए जाएंगे? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, उपद्रव किसी तरह का आगे ना हो, इसको लेकर के जितने भी बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं या ऑटो स्टैंड इत्यादि है, वहाँ पे जो प्रशासन की व्यवस्था की गई है, पुलिस जो पदाधिकारी हैं उनको भी वहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। जो रेलवे के पदाधिकारी हैं, आरपीएफ के पदाधिकारी, उनसे हम टच में हैं। रेलवे स्टेशन पर भी माकूल व्यवस्थाएं की गई, अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया है। और जो रेलवे से जो एक्स्ट्रा जो ट्रेन इत्यादि जो चलाई जानी है, तो उनके संबंध में भी उनसे संपर्क में है। और जो जिस समय अभ्यर्थी निकलेंगे प्रथम पाली के, द्वितीय पाली के, उन सभी के लिए व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जिन छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने उपद्रव किया है, उन लोगों को चिन्हित करने के लिए क्या किया जा रहा है? और एफआईआर जो है कितने लोगों के विरुद्ध किया गया, कितने अज्ञात नेम्ड, कुछ ऐसा? ये चूँकि रेलवे स्टेशन पाटलिपुत्रा के अंदर में घटना हुई थी, तो रेल पुलिस के द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। और उसमें जितने भी उपद्रवी थे उनके फोटो, वीडियो इत्यादि हमारे पास में उपलब्ध हैं। उन सबको चिन्हित करके उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, ये एग्ज़ाम जो है वो 17 तारीख तक होगी, तो ऐसे में न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या अपील होगी? जो अभ्यर्थी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे क्या अपील होगी? इस एग्ज़ाम के 3 चरण और बाकी हैं। 28 तारीख तक चलेगा एग्ज़ाम जो है सिपाही भर्ती वाला। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे, जो आज का भी परिदृश्य देखते हुए उन सभी से अपील है कि जो ससमय अपने सेंटर पर पहुँचे। यदि आपका सेंटर कहीं पर दूर में भी पड़ा है तो एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचे, ताकि आप लोग ससमय अपनी जो आपकी परीक्षा केंद्र उस पर पहुंच पाएँ। तो ये आईजी पटना है जितेंद्र राणा, जो बता रहे थे कि सिपाही बहाली को लेकर के क्या कुछ चल रही है। एग्ज़ाम जो है वो लगातार चल रहे हैं और ये एग्ज़ाम जो है 28 तारीख तक होगी। तो अभ्यर्थियों से अपील भी किया इन्होंने कि आप उपद्रव के चपेट में ना आए, उपद्रवियों के जो है झांसे में ना आए, नहीं तो आपका भविष्य खराब होगा। कैमरा पर्सन मनीष दिनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि 28 जून तक ये एग्जाम चलेगा। बिहार में मद्य निषेध विभाग की सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हुए हंगामे पर मंत्री मदन सहनी ने नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि इस तरीके का व्यवहार उचित नहीं है। मामले की जांच पटना पुलिस, रेल पुलिस कर रही है। मंत्री ने अभ्यर्थियों से शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा देने के साथ ही नतीजों के इंतजार करने की अपील की। और जो छात्र एग्जाम में भाग लेने आ रहे थे, तो ये कोई पहला एग्ज़ाम तो है नहीं, हमेशा एग्ज़ाम होते रहते हैं और हज़ारों लाखों छात्र एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इसके कारण वो उपद्रव करेंगे या पथराव करेंगे और इतने बड़े अधिकारी को जो है सो घायल कर देंगे, तो बहुत ही दुखद घटना है। और पता नहीं उस छात्र के बीच में हो सकता है कुछ लोग घुस गए होंगे, कोई ठीक नहीं है। इसकी जाँच करेंगे पुलिस विभाग के लोग, उसके बाद पता चलेगा। और वहीं पाटलिपुत्र जंक्शन पर जिस तरीके से छात्रों ने हंगामा किया, इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ये गलत है, छात्रों को भी संयम रखना चाहिए, इस तरीके का हंगामा उचित नहीं। अच्छी बात नहीं है, इस सब चीज को थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। नौजवानों को भी घटनाएं होती रहती है। कई पुलिस कर्मी भी घायल, दुर्भाग्यपूर्ण है। राबड़ी देवी के आवास को लेकर 15 दिनों का जो समय दिया गया था, वो आज आखिरी दिन। और वहीं छात्रों के हंगामे को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को संयम से काम लेना चाहिए। उनका पूरा बयान क्या है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, परीक्षार्थियों को संयम बरतना चाहिए और अगर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है सचमुच, तो ज्ञान का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर हुल्लड़बाजी करना, अगर साधन की कोई कमी है
कोई दिक्कत और परेशानी हुई है तो उसके लिए तोड़फोड़ करना, संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। और ज़रूर उसमें कुछ न कुछ असामाजिक तत्व जरूर होंगे जो इस तरह से कृत्य करके अपने हमारे बच्चों को जो हमारे बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जो बच्चे हमारे कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। तो पाटलिपुत्र जंक्शन पर छात्रों के हंगामे के बाद पटना जंक्शन पर पुलिस की व्यवस्था काफी चुस्त और दुरुस्त है। छात्रों के किसी भी हंगामे से निपटने के लिए पटना जंक्शन पर पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। छात्र यहां पहुंचे, अच्छे से ट्रेन पकड़े, यात्रियों के लिए परेशानी ना पैदा करे, ये पुलिस सुनिश्चित कर रही है। और दानापुर के पाटलिपुत्र में हुए हंगामे के बाद रेलवे की नींद खुल गई है और अब 16 स्पेशल ट्रेन चलाने की बात रेलवे की तरफ से कही जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए CPRO हाजीपुर ने कहा कि एग्जाम को देखते हुए ये फैसला किया गया। बिहार के 38 जिले में सेंटर्स बनाए गए हैं और छात्र अलग अलग अपने सेंटर्स पर जा रहे थे। इसी क्रम में रात में पाटलिपुत्र स्टेशन में 12488 सीमांचल एक्सप्रेस में छात्र चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी भीड़ थी, छात्र उसमें चढ़ भी गए थे, लेकिन उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहाँ पर कुछ हंगामा करने की कोशिश की। इसके लिए हम लोगों को बल प्रयोग करना पड़ा हल्का और इसके बाद स्थिति नियंत्रित हो गई। कुछ स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं भी हुई ट्रेन में, लेकिन किसी तरह के पैसेंजर को कोई क्षति नहीं हुई है और स्थिति नियंत्रण में है, ट्रेनें अब सामान्य है। और अगली खबर सासाराम से, जहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन की अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। RPF, GRP, रेल पुलिस के अलावा जिला पुलिस प्रशासन की टीम भी रेलवे स्टेशन पर तैनात दिखी। साथ ही पटना से बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंच गई। पूरे रेलवे स्टेशन पर एहतियात बरता जा रहा है। सभी यात्रियों के सामानों की जांच हो रही है। बम निरोधक दस्ता जो कि चप्पे चप्पे पर गहन निगरानी बनाए हुए है। SDPO भी दलबल के साथ सासाराम रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद दिखे। जितनी भी ट्रेनें वहां पर आ रही हैं, उससे जो भी यात्री उतर रहे हैं, उन सभी पर निगरानी रखी जा रही है। बहुत अच्छी से तैयारी है। हम लोग पटना से बम निरोधक दस्ता से चलकर आए हैं, इसी सुरक्षा से कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। अच्छा सर, कारण क्या है? कारण है स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, बाकी हर महीने के 3 दिन आके रूटीन चेकअप भी किया जाता है कि किसी तरह की कोई अप्रिय। उत्पाद विभाग सिपाही की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई है। सासाराम स्टेशन पर जो है सुरक्षा की तरफ प्रतिबंध किया गया है। RPF, GRP और बिहार पुलिस के सहयोग से जो है यहाँ हर जगह जो है सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और जायजा लिया जा रहा है कि किसी तरह का भगदड़, अफवाह इस सब से बचा जाए। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।